गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स। देखें, एटम्स चैप्टर में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। देखो, साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये भी रहा है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है कि हम अपने आसपास की दुनिया के स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं। हम उसके क्या, कैसे वो बना है, किन चीज़ों से बना है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट और रिसर्चेज हुए। इसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट या सबसे पहली जो थ्योरी आई, वो थ्योरी आई थी डाल्टन की। डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरी दिया था, जिसको हम एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी एलिमेंट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में काटते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, तो अंत में हम एक ऐसे पार्ट पर पहुंचेंगे, एक ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर पहुंचेंगे जो इनडिविजिबल होगा, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसको उन्होंने नाम दिया एटम। और एटम का मतलब होता है ग्रीक में नॉट कट। इसका मतलब होता है नॉट कट। इसका मतलब यह हुआ कि एटम, डाल्टन ने उसको माना जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर डाल्टन के बाद इसकी अगली थ्योरी आई थॉमसन की। थॉमसन का मॉडल आया। डाल्टन ने सिर्फ एक प्रिंसिपल दिया था, लेकिन थॉमसन ने पूरा एक मॉडल प्रस्तुत किया। और इस मॉडल में उन्होंने बताया कि उसको हम लोग कहते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। इस थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में ये बात कही गई, उन्होंने, थॉमसन ने ये समझा, आप लोगों को ये भी मालूम है कि जे थॉमसन का नाम जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा और उनको ये भी समझ में आया कि ये एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो उनको एक बात तो समझ में आ गई कि एटम के अंदर एटम से भी छोटा एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये बात जे थॉमसन को समझ में आई। और दूसरी एक बात और भी समझ में आई कि चूंकि जो एक पूरा एटम होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब अगर इसमें कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी इसमें होगा। तो इस तरह से थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया, उसको एक तरह से हम लोग उसको एक नाम देते हैं वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि जो एक एटम का पूरा चार्ज और पूरा मास होता है वह पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द एटम। वो पूरी तरह से पूरा का पूरा इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और पूरा मास वो पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसमें जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वह उसमें उसी तरह से एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज। जैसे वाटरमेलन मॉडल इसी को कहा गया। और उन्होंने ये भी एक अप्रोक्सीमेशन दिया कि जो एटम होता है, एटम की साइज स्फेरिकल होती है और उस स्फेयर की रेडियस लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है। लेकिन थॉमसन का मॉडल जब आगे चल करके हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइन को ढूंढा गया तो यह उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात कि जब हम इसमें और आगे गए और रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके जो रिजल्ट मिले उसमें हमने ये पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्जर एंगल्स पर भी स्कैटर होते हैं। तो ये वाटरमेलन मॉडल उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। खैर, इनको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो दोनों हम शॉर्टकमिंग्स बता रहे हैं, अब जैसे मैंने बताया स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, इनको हम डिटेल में इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, लेकिन उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया, उसके जो रिजल्ट थे उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिलहाल तो ये रदरफोर्ड, ये थॉमसन का मॉडल हो गया। और थॉमसन के मॉडल के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। अगला मॉडल जो दिया गया वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो रदरफोर्ड के लिए, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उस मॉडल के पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन्होंने किया था, जो बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। और एक माइलस्टोन वो हुआ यहाँ पर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए ये रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक तरह का माइलस्टोन इसने एस्टेब्लिश किया। और यहीं से एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को उस समय हुई। तो हम लोग समझते हैं पहले रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
अब हम ध्यान देते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर। देखो यह एक्सपेरिमेंट वह था जिससे एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज हुई थी, इसीलिए इसमें हेडिंग में आगे ये भी लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। सबसे पहले समझो कि यह एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको मेटल का बहुत पतला फॉइल चाहिए था, पन्नी जैसा, जो बहुत पतला फॉइल हो और इतना पतला हो, लगभग एक एटम का जो डायमीटर होता है लगभग उस रेंज का पतला फॉइल चाहिए। तो ऐसा पतला फॉइल अगर हमें किसी मेटल का बनाना हो तो सभी मेटल के लिए ऐसे फॉइल बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे फॉइल हम बना सकते हैं गोल्ड के, सिल्वर के। तो यहाँ पर गोल्ड को लिया गया और फिर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया जिससे अल्फा पार्टिकल को हम लोग इस पर इंसिडेंट करा सके। तो गोल्ड फॉइल ऐसे रख दिया गया और इस पर किसी भी, यहाँ बीच में गोल्ड फॉइल था और इस पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराए गए, अल्फा रे पूरी इंसिडेंट कराई गई। एक दो अल्फा पार्टिकल नहीं थे, पूरी अल्फा पार्टिकल की रे इस पर इंसिडेंट कराई गई। और इधर की ओर यहाँ पर एक स्क्रीन लगा करके वह हम लोगों ने उसके लिए एक तरह का स्पेशल स्क्रीन यूज किया जिसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन बोला जाता है। और इसमें और भी तरीके के काउंटर यूज किए गए। काउंटर यूज करने का मतलब कि जिससे हम अल्फा पार्टिकल को काउंट कर सके कि इस जगह पर कितने अल्फा पार्टिकल आए, इस जगह पर कितने अल्फा पार्टिकल आए। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों ने एक स्पेशल स्क्रीन यूज किया जिंक सल्फाइड का और वहां पर एक काउंटर लगाया जिससे कि, और वो भी माइक्रोस्कोप का रोटेटिंग काउंटर था जिससे कि हम यहाँ से वहां घुमा करके देख सके कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम ऐसे जा रही है तो फिर वो स्कैटर होने के बाद, स्कैटर होने का मतलब इस पर गिरने के बाद इस पर फैल करके कहाँ कहाँ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट को पहले किसी एक साइंटिस्ट ने किया। मैं सबके नाम नहीं याद रखा हूं और ना आपको याद रखने की जरूरत है, सिर्फ हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कैसे ये पूरी घटना हुई। तो पहले किसी एक साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उस पार चले गए। बहुत सारे ने, उन्होंने देखा कि लगभग सारे अल्फा पार्टिकल जो इस गोल्ड फॉइल पर गिरे वो सभी के सभी यहाँ चले गए, इस जगह पर पहुंच गए और वो भी अनडिफ्लेक्टेड। तो फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को वहीं छोड़ दिया और आगे नहीं परफॉर्म किया। फिर उन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स उसको थोड़ा आगे परफॉर्म किए। उन्होंने तो छोड़ दिया देख करके कि तो सारे के सारे उस पार चले गए, मतलब उनको ये लगा कि पूरा का पूरा स्पेस इम्प्टी ही है, कहीं कोई ऐसी जगह है नहीं। और अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले समझ लो। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें आप लोगों को एक बात तो समझ में आ रही होगी कि जो न्यूट्रॉन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और जो 2 प्रोटॉन होते हैं तो मतलब इस पर एक अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन के बराबर का या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो अगली चीज है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको देखा कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल उस पार चले गए, उसने वहीं पर उसको छोड़ दिया। उन्हीं के स्टूडेंट, जैसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं कि एक के अंडर में कई लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उन्हीं में से किसी ने फिर उसको आगे की ओर बढ़ाया, देखा तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी कि नहीं कुछ डिफ्लेक्शन है। फिर किसी ने और उसको ऑब्जर्व किया, देखा कि हाँ कितने डिफ्लेक्शन है। उन डिफ्लेक्शन को काउंट किया कि किस एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं। तो फिर पूरी तरह से इसको ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करने के बाद पूरे ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट को और उसके कंक्लूजन को एक्सप्लेन किया, उसको कंक्लूड किया एक्सप्लेनेशन को। अब देखो उसने क्या देखा। सबसे पहले उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी कोलिजन विथ गोल्ड एटम्स। और इसका मतलब क्या निकला? इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। पहला इससे निष्कर्ष क्या निकला। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि ओनली अबाउट 0.14%, मतलब 1% से भी कम, एक क्या आधे % से भी कम ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। इट मीन्स द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल स्पेस। यहाँ से हमको एक चीज ये भी समझ में आती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर स्कैटर हो रहा है तो एक तो अल्फा पार्टिकल वैसे ही भारी है और वह किसी अगर ऐसी चीज से टकराएगा जो चार्ज्ड हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यह अगर किसी चार्ज
ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएगा तो उसके चार्ज से ही यह किसी दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसका, और जिस चीज से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो बहुत छोटी एरिया में कंसंट्रेटेड है। और जब हम लोग इसके तीसरे ऑब्जर्वेशन पर जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल in every 8000 alpha particle deflects by more than 90 degree. It means the positive charge in the atom is concentrated in an extremely small space at the center of the atom. This space is called the atomic nucleus. और यहाँ से जो हमको कंक्लूजन मिला था, इसमें से भी हमको यही कंक्लूजन मिला था कि it means the whole of the positive charge of atom must be concentrated in very small space. इसी स्मॉल स्पेस में ये भी समझ में आया कि लगभग उसका एंटायर मास भी है और पूरा का पूरा चार्ज भी है। और देखो, जो भी कुछ अल्फा पार्टिकल इससे टकरा करके बैक हो गए, बैक होने का मतलब यह हुआ कि ये इस न्यूक्लियस को जा करके हिट नहीं किए हैं, ये बल्कि इस न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके थोड़ी दूर से ही रिटर्न हो गए। जो इसके ज्यादा दूर से गुजरा न्यूक्लियस के, वो बिल्कुल सीधा चला गया, क्योंकि एटम का पूरा ज्यादातर स्पेस तो खाली है, तो ये पूरा सीधा चला गया। जो इसके थोड़ा नजदीक से गया वो थोड़े कम एंगल पर स्कैटर हुआ। जो इसके थोड़ा ज्यादा नजदीक है, जिसका रास्ता, जिस अल्फा पार्टिकल का रास्ता इसके ज्यादा नजदीक से गुजरता है, वो थोड़े बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। और कुछ मोर देन 90 डिग्री से भी डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ बहुत कम, मतलब 8000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल हमको ऐसा मिला। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि 10,000 में से कोई एक। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे रहे जो बिल्कुल 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए, मतलब जिस रास्ते से गए फिर उसी रास्ते पर रिटर्न आ गए। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, और उस जगह को हम लोगों ने कहा एटॉमिक न्यूक्लियस। यहाँ से एटॉमिक न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि लगभग पूरा का पूरा एटम का मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस पर ही कंसंट्रेटेड है। यह अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, इसी ने जो एटम का स्ट्रक्चर था उसको सबसे ज्यादा इसी ने प्रभावित किया, और इसी से एटम के स्ट्रक्चर का एक ब्लूप्रिंट सबको मिला कि हाँ, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये इस तरह का हो सकता है। और यहीं से सारी थ्योरीज आगे बढ़ी। यहां पर एक ग्राफ भी बनाया गया है कि कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल से, ये स्कैटरिंग एंगल है, तो कितने अल्फा पार्टिकल किस स्कैटरिंग एंगल से घूम करके आते हैं और किस स्कैटरिंग एंगल से स्कैटर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल, लगभग 10⁻⁷ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं कि ये यहाँ आप देखें कि 20 डिग्री के नीचे ही हैं। तो ये 20 डिग्री क्या, लगभग 0.14% तो ऐसे ही हैं जो कि 1 डिग्री से कम पर भी है, कि वो बिल्कुल स्कैटर हुए ही नहीं। और देखो 180, तो ये हमको बहुत कम मिलता है, मतलब 10 से भी कम संख्या इनकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10⁻⁷ में से 10 से कम अगर लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा एंगल पर स्कैटर हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को हम कहते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है। जैसे हमने एक गोल्ड की पन्नी यहाँ पर रखी हुई है, और हम अल्फा पार्टिकल जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज है, यह इधर की ओर हमने भेजा। अब चूंकि जो यहाँ पर गोल्ड होता है, गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है Z = होता है 79। ये गोल्ड के लिए बात की जा रही, इसमें 79 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन होंगे। तो अब जो यहाँ गोल्ड का न्यूक्लियस होगा उस पर 79 × E के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होगा। अब सोचो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड का जो न्यूक्लियस है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वह 79 इलेक्ट्रॉन के बराबर का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का अल्फा पार्टिकल जब इस पर आएगा, आकर के टकराएगा, तो यह बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सन का फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगा।
तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में किसी तरह का फिजिकल कोलिजन होने नहीं पाएगा। बस ये आएगा और इसके रिपल्सन के कारण इसकी स्पीड धीरे धीरे घटती चली जाएगी। एक तरह का रिटार्डिंग मोशन होगा। रिटार्डिंग मोशन का मतलब हो गया इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली घटती जाएगी और एक कंडीशन आएगी कि एक डिस्टेंस पर यह जा करके रुक जाएगा और उस डिस्टेंस से यह फिर वापस रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यह जिस मिनिमम डिस्टेंस से रिटर्न हो रहा है, अगर हमें वह डिस्टेंस मिनिमम पता चल जाए कि यह यहाँ से इतने मिनिमम डिस्टेंस से रिटर्न हो रहा है, तो हम एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी एटम का साइज होगा वह इस डिस्टेंस से तो कम ही होगा, इस डिस्टेंस से तो कम ही एटम की साइज होगी। तो इसी से हम एक तरह से न्यूक्लियस की साइज का अंदाजा लगा पाते हैं। आप एक बार फिर से समझें, हम अब एक बड़ा फिगर बना देते हैं कि इस पर 79 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज लेकर के अल्फा पार्टिकल इसकी ओर बढ़ेगा। जैसे इसकी ओर बढ़ेगा, जैसे ही इसके थोड़ा सा फील्ड एरिया में पहुंचेगा, वैसे ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगा। यह इसको आके टच नहीं कर पाएगा। टच करने के पहले ही यह धीरे धीरे इसकी स्पीड घटती जाएगी। एक जगह इसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगी और ये वापस रिटर्न हो जाएगा। यह जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या जो ये मिनिमम डिस्टेंस है जिससे ये रिटर्न हो रहा है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब इसको अप्रोच करने की ये सबसे कम डिस्टेंस है। इस मिनिमम डिस्टेंस को ही, यहाँ से जो ये कम से कम डिस्टेंस होगी, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस की साइज है, न्यूक्लियस की साइज इस डिस्टेंस से तो कम ही होगी, क्योंकि यह इसी डिस्टेंस से वापस भेज रहा है। मतलब इसकी साइज तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी साइज इससे भी कम होगी। तो इसी से हम लोगों को एक अंदाजा मिल जाता है न्यूक्लियस के साइज का। ये मैंने बड़ा बनाया है ऐसे, ये मैं न्यूक्लियस नहीं बनाया, ये मैंने बताया है कि एक न्यूक्लियस में इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी न्यूक्लियस की साइज का अंदाजा पहली बार यहाँ से लगा पाए। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इसके लिए ये भी कैलकुलेट करते हैं कि ये हम कैसे कर पा रहे हैं। पहले डेफिनेशन लिखने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये यहाँ पर आया तो पहले इलेक्ट्रॉन के पास अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे जैसे ये नजदीक आया, इसके यहाँ पर पहुंचने पर इसकी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती गई ड्यू टू रिपल्सन, और ये इसके एरिया में आता चला गया और इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्योंकि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे से पास पास रखे गए हैं तो ये रिपल्सन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और फिर भी अगर इनको यहाँ रखा गया है तो ये एक सिस्टम बनाते हैं और इस सिस्टम की कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इन दोनों को एक पास रखने में जो वर्क डन हो रहा है उसके बराबर। और यह जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मान लो कि ये r डिस्टेंस पर अगर हमने इनको रखा है कि ये एक दूसरे से r की डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/p पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी इसको कंसीडर करें कि मान लो कि यह 79 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज है। हम Ze मान लेते हैं, Z की जो वैल्यू 79, किसी दूसरे मेटल के लिए, किसी दूसरे एलिमेंट के लिए हम इसकी Z की वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, क्योंकि ये रुक जाएगा। और फिर इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा और फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये प्रोसेस यहाँ पर होगा और यहाँ पर ये जिस मिनिमम डिस्टेंस से लौटता है, जितना नज़दीक तक इसके चला जाएगा, वह मिनिमम डिस्टेंस ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कही जाती है। तो जिस टाइम ये मिनिमम डिस्टेंस पर यहाँ पहुँचा होगा उस टाइम इसके पास की जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके बराबर हो गई होगी। तो पहले अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर यह 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज,
इंटू जेड ई के बराबर का पॉजिटिव चार्ज और डिवाइडेड बाई इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, ये बीच की डिस्टेंस हमने डी मान लिया है, तो ये हो गया डी। इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर हुई। यह पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जा रही है। तो मान लो काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो यह हाफ एम वी स्क्वायर इस कंडीशन में एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी when the alpha particle is at distance of closest approach from the nucleus or from the gold foil, and this will be 2e into ZE divided by D। अब आपको अगर इसकी वैल्यू पता है तो आप आराम से D की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसमें आप देखें जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में अल्फा पार्टिकल का मास हमको मालूम ही है कि अल्फा पार्टिकल, ये तो हीलियम न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से इसका मास हमको मिल जाएगा। जो किस वेलोसिटी से ये अल्फा पार्टिकल चला यह हम जान ही रहे हैं, तो हमको ये भी मालूम है। तो यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डी की वैल्यू देखो आपको मिल जाएगी। ये वैल्यू 2e इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें सारी वैल्यू पता है, ई पर चार्ज मालूम है, जेड मतलब 79, किसी भी एलिमेंट के लिए कुछ और होगा तो उसकी वैल्यू रख देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपको मालूम ही है, 1/2 mv स्क्वायर, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो अगर इसकी भी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे तो डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हमको क्लोजेस्ट अप्रोच मिल जाएगा, वह मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी जिससे कोई अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से वापस लौट के गया है। तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि जो न्यूक्लियस का साइज होगा, जो इस एटम की साइज होगी, इसको हम एटम, और यहाँ आप एटम की साइज नहीं बल्कि न्यूक्लियस की साइज का अंदाजा लगाते हैं कि न्यूक्लियस की साइज, क्योंकि ये एटम के अंदर तो इंटर कर ही जाएगा। तो एटम के अंदर इंटर करने के बाद ये न्यूक्लियस से टकराने के पहले लौटता है, तो इससे हमको अंदाजा लग जाएगा कि न्यूक्लियस की साइज इस क्लोजेस्ट अप्रोच से तो कम ही होगा। तो एक तरह से अप्रॉक्सीमेट साइज हमको यहाँ से पता चल जाती है। देखें, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट एंड देन retracing its path is known as distance of closest approach। ये अल्फा पार्टिकल है, ये समझो यहाँ से रिटर्न होगा तो इसके न्यूक्लियस से यह जो डिस्टेंस होगी ये r0 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी को हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और यह हमको इस पूरे न्यूक्लियस की एक अप्रॉक्सीमेट साइज देता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग मास m and moving with velocity v is k equal to half mv square। At the distance of closest approach, the entire kinetic energy of alpha particle is converted into electric potential energy। अब पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जरा से देखें, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड इंटू ई, इतना, वेयर जेड इज क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस r0 फ्रॉम न्यूक्लियस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस r0 फ्रॉम न्यूक्लियस, ये होगा पोटेंशियल एट दिस डिस्टेंस इनटू चार्ज। देखो, हम लोग एक चीज जानते हैं, V इज इक्वल टू W/Q, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल किसी भी जगह पर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और जो वर्क डन होता है वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो भी होता है, वर्क डन और एनर्जी सब सेम ही है, तो इसको यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ है वही तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब आप देखें यहाँ पर W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू V, या पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो वही पोटेंशियल एट दिस डिस्टेंस इंटू चार्ज। तो किसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू आप पढ़ रखे हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये होता है Q बाई आर। Q से R डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। तो ये R नॉट डिस्टेंस पर, ZE से R नॉट डिस्टेंस पर ये इतना हो जाएगा। तो अब देखो आप डायरेक्ट ये भी फार्मूला लिख सकते थे जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि अगर हमारे पास दो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से यह Q1 बाई R ये पोटेंशियल हो जाता है इंटू चार्ज Q2 वहाँ पर रखने पर पोटेंशियल, तो ये इंटू 2E कर दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब अगली चीज पर आए कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहाँ से बात करते हैं कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब हम क्लोजेस्ट अप्रोच पर आएंगे उस टाइम क्या होगा? उस टाइम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आर नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। सारी वैल्यूज आपको मालूम है, जेड की मालूम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम है, ये तो 2 है, और यहाँ से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपको पता ही है उस दिए गए मीडियम के लिए। अगर वैक्यूम में कर रहे हैं तो यह वैल्यू हमको 9 × 10⁹ होगी। तो इस तरह से हमारा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस की साइज को यहाँ से एस्टिमेट किया गया था।